नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अगले 24 घंटे में बिहार का चुनाव, निर्णायक चुनाव लॉक होने जा रहा है और अगर तेजस्वी यादव पहले राउंड की तरह आखिरी राउंड में भी अपनी बढ़त बरकरार रखते हैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगले बिहार के मुख्यमंत्री वो हो सकते हैं। उधर एनडीए की स्थिति देखें तो एनडीए को इस वक्त चमत्कार का इंतजार है, क्योंकि सेकेंड राउंड में, फाइनल राउंड में बीजेपी की 20-25 सीटें फंसी हुई हैं, जहां उम्मीदवार कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना कर रहे हैं। खासकर बीजेपी के जो गढ़ रहे हैं वहीं सबसे ज़्यादा चुनौती बीजेपी को मिल रही है। इसका डिटेल मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार को बीजेपी की तरह, गुजरात लॉबी की तरह, मोदी शाह की तरह एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी माहौल का सामना नहीं करना पड़ रहा। सच्चाई तो यह है कि नीतीश कुमार की तारीफ लालू परिवार कर रहा है, राबड़ी देवी कर रही हैं, लालू कर रहे हैं और उनको तेजस्वी चाचा कह रहे हैं। कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रही जेडीयू के लिए। इसलिए नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सहानुभूति है और लोगों को लगता है कि अमित शाह और मोदी ने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं किनारे कर दिया है। इसलिए नीतीश कुमार अगर पिछले राउंड की तरह फाइनल राउंड में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अगर वो ज्यादा सीटें लेकर आते हैं, एनडीए में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते हैं, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार 14 तारीख को अमित शाह के लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रहे हैं। उधर अमित शाह, जिनकी आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से बन नहीं रही है, 36 का आंकड़ा है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अमित शाह को अपने शिष्य धर्मेंद्र प्रधान को पैगाम लेकर नीतीश कुमार के घर भेजना पड़ा। अमित शाह को नायडू बाबू के बेटे को आंध्र प्रदेश से बुलाकर मामला सुलझाने के लिए उनकी मदद लेनी पड़ी। और ऐसे हालात के बीच अमित शाह ने आग में आज फिर घी डाल दिया जब उन्होंने कहा कि सरकार तो हर कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, बीजेपी की बन रही। यानी कहीं भी उन्होंने नीतीश कुमार की ना तारीफ करी ना नाम लिया। देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और अमित शाह ने तो सिर्फ बीजेपी की बात की, लेकिन राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कुछ ज़्यादा ही बोल गए। अब वो ज़बान फिसल गई या दिल की बात निकल गई। उन्होंने एक जगह कह दिया कि साहब, चाहे जेडीयू हो और चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब की सब आंखों में धूल झोंक रही जनता के। हो सकता है जो दिल की बात हो अचानक जुबान पर आ गई हो। आज तो मैं आपसे चर्चा यह करने के लिए आया हूं, यह चाहे जेडीयू हो, चाहे ये आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, यह सब सारी राजनीतिक पार्टियां हमारी बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंक कर उसका समर्थन हासिल करना चाहती हैं। अब दोस्तों, ये बात सच है कि अगर आप जमीन पर देखें तो महागठबंधन यानी तेजस्वी है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टीज हैं, कहीं भी कमजोर नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा भीड़ तेजस्वी की रैलियों में आ रही। तेजस्वी हर रैली में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 10 दिन में 150 से ज्यादा रैली करने वाले तेजस्वी, आप कह सकते हैं कि इस पूरे चुनाव के स्टार कैंपेनर हैं। मोदी और शाह से ज्यादा भीड़, लेकिन फिर भी चुनाव का फोकस कहीं ना कहीं अमित शाह पर भी है, मोदी के चाणक्य पर भी है। और विपक्ष को शक है कि कहीं ना कहीं अमित शाह पर्दे के पीछे से जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो सिस्टम का खेल खेल रहे हैं, 14 तारीख को वो नतीजे प्रभावित कर सकता है। अमित शाह को लेकर पवन खेड़ा, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि अमित शाह पटना के जिस 5 स्टार होटल में रुके हैं, उस 5 स्टार होटल के जो सीसीटीवी कैमरा हैं वो ब्लॉक कर दिए गए। यानी अमित शाह चोरी छिपे क्या क्या कर रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं, क्या सामान उनके कमरे में जा रहा है, क्या सामान उनके कमरे से बाहर निकल रहा है, इसलिए सीसीटीवी कैमरा ब्लॉक कर दिया गया है। एक सिक्योरिटी वायलेशन हो सकता है 5 स्टार होटल में। लेकिन इससे भी बड़ी बात तेजस्वी यादव ने कही। तेजस्वी यादव ने बिना अमित शाह का नाम लेते हुए कहा है कि दिल्ली के एक बड़े नेता खूंटा गाड़ के पटना पे बैठे हैं और अफसरों को बुला बुला कर निर्देश दे रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं, जो सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री लगातार जो है अधिकारियों को फ़ोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं।
अब ये बात तो सही है कि चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या फिर तेजस्वी यादव हों, अमित शाह के चाणक्य के ऑपरेशन से भाई कहीं ना कहीं परेशानी तो है। लेकिन अगर मैं तेजस्वी की बात करूं, सेकंड राउंड की बात करूं, जहां 122 सीटों का फैसला होना है, तेजस्वी अगर सीमांचल में जहां 24 सीटें हैं वहां अगर कमाल करते हैं, वहां पर वो स्वीप करते हैं, तो मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि फिर तेजस्वी यादव के रथ को कोई रोक नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात जो तेजस्वी के फेवर में जा रही है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो वहां डिसाइसिव वोटर है मुस्लिम, वो ओवैसी से दूर जा रहा है, वो प्रशांत किशोर से दूर जा रहा है। और अगर वोट मुसलमानों का स्प्लिट नहीं करता तो तेजस्वी एक बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं बिहार में। पहले भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं। और आज इसी पर मैं और डिटेल में बात करने जा रहा हूं अभिषेक कुमार से, जिनके पास कई सीटों का, 70 से ज्यादा सीटों का एग्जैक्ट डेटा है कि वहां पर कौन आगे कौन पीछे चल रहा है, क्या खेल होने जा रहा है। उनका जो असेसमेंट है उसको आप जरूर सुनिएगा। आपको कहीं ना कहीं एक तस्वीर साफ तौर पर बिहार चुनाव की मिलेगी। अभिषेक, हर सीट का फीडबैक, बड़ा एक्यूरेट फीडबैक आपके पास है, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है और ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि बीजेपी जिन 53 सीटों पे लड़ रही है, पिछले फेज के चुनाव में बीजेपी ने अच्छा नहीं किया, क्या इस बार मोदी और शाह बीजेपी सेकेंड फेज में रिकवर कर सकती है? जहां गलतियां हुई उसको सुधारा जा सकता है, या यहां भी बीजेपी की हालत खराब है? दीपक जी, सुधारने के स्कोप कम है, क्योंकि यहाँ जो बीजेपी 53 सीटें लड़ रही है, 122 में से 53 सीटें, उसमें 42 तो पहले से जीती हुई है। अब यहां से पिछली बार 42 जीती थी, पिछली बार, हाँ, तो 42 जीती थी, तो 42 से आगे अब वो कहां जाएगी? अगर मान लीजिए, हालांकि नतीजे 14 को आएंगे, मान लीजिए पहले फेज में अगर वो 20 सीटों पर सिमट गई है, जिस तरह की खबरें आ रही है, अगर वो फर्स्ट फेज में 20 पर सिमट गई है, तो यहां पर 53 की 53 सीटें भी जीत ले, तब भी पिछले बार के 74 से एक कम हो जाएगी जी, 73 हो जाएगी। और 42 मेंटेन भी कर ले, तब भी 12 सीटें कम हो जाएगी, 74 से 62 पर चली जाएगी। लेकिन बीजेपी वही कोशिश कर रही है कि पिछली बार जितनी सीटें आई थी उस नंबर को किसी प्रकार छू लिया जाए, लेकिन यह काम इतना आसान लग नहीं रहा है, बहुत मुश्किल है। बड़ी बात अभिषेक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी पिछले चरण की तरह ये जो चरण है वो भी उसका फंसा हुआ लग रहा है। यानी जो गलतियां पिछले चरण में हुई, पहले फेज में हुई, उसको रिकवर करना मुश्किल है। और बीजेपी पिछली बार 2020 जैसा यहां प्रदर्शन कर पाए, मुश्किल बता रहे हैं। अभिषेक, सीधे सीधे ये बताइए मुझे, क्योंकि आपके पास हर सीट का फीडबैक है, मैं कुछ आपसे फीडबैक ये चाह रहा था, कौन कौन सी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए फंस रही हैं? देखिए, अब सारी सीटों पर तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और दर्शकों को भी जी, लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ पूरे बिहार में माना जा रहा था पिछले 2-3 चुनाव से चंपारण। हर 5वां विधायक चंपारण से था। 74 में 15 विधायक चंपारण से थे। यानी चंपारण की 21 विधानसभा सीटों में 15 सीटें भाजपा के पास थी। अब क्या है बता तो दीजिए। 70% विधायक। अभी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर 10 का आंकड़ा छू ले तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा। ओह माय गॉड, कौन कौन सी सीटें कुछ बताएंगे जहां बीजेपी फंसी है? देखिए, बीजेपी तो फंसी हुई है यहां पर, आप देखिए तो रक्सौल की सीट, ओके, गेटवे ऑफ नेपाल की सीट पर फंस गई है। ब्रिज बिहारी प्रसाद, सभी जानते हैं श्री प्रकाश शुक्ला ने किस प्रकार से उनका जी हाँ, ब्रिज बिहारी प्रसाद के भाई श्याम बिहारी प्रसाद वहां कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और वैश्य कम्युनिटी के बीच, बनिया कम्युनिटी के बीच एमवाई समीकरण के साथ जुड़कर यह सीट हासिल करने में दिलचस्पी ली जा रही है। नरेंद्र मोदी फैक्टर फेल हो गया है, अमित शाह फैक्टर वहां फेल होता हुआ दिख रहा है। ये अगली सीट है जी। एक और सीट है नरकटियागंज की सीट, डीपी यादव के परिवार से जुड़े रहे बड़े उद्योगपति दीपक यादव वहां फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, लेकिन वहां तलवार भांजने वाली तस्वीरें उनकी सबने देखी होगी विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में। वो सीट उनकी फंसती हुई दिखाई दे रही है, और वो वहां पर कांग्रेस पार्टी मुख्य लड़ाई में आगे जा रही है। फ्रेंडली फाइट में भारतीय जनता पार्टी जो वो सीट निकालना चाहती थी, बावजूद इसके सबसे चर्चित सीट है इस सेकंड फेज की, वो सीट भारतीय जनता पार्टी की फंसती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर आगे निकलते जा रही है। ठीक इसी तरीके से आप देखें, ढाका की सीट है। ढाका की सीट की बात यदि करें तो ढाका में हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है दीपक जी, वहां मुस्लिम वर्ग के कैंडिडेट को हिंदू वर्ग के अगड़े समाज के लोग वोट दे रहे हैं, अपर कास्ट के लोग।
मुझे मुझे 3 सीटों में बड़ी दिलचस्पी, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है। जी मोतिहारी टाउन नंबर 1, पिपरा नंबर 2 और बेतिया नंबर 3। इसमें क्या है जी। बीजेपी का हाल? देखिए, बेतिया में प्रधानमंत्री गए थे और बेतिया में एक मेयर वहां के हैं, सिकारिया, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और मेयर के चुनाव में 73,000 वोट लाए थे। वो भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर रहे हैं। उनको ओके। मिलने वाले वोटों से तय होगा, ट्रायंगुलर फाइट है, कांग्रेस के वसी अहमद जीतेंगे या बीजेपी जीतेगी या वो जीतेंगे। पिपरा। मोतिहारी शहर की सीट है। हाँ, मोतिहारी मोतिहारी। शहर की सीट पर बहुत पीछे दिखाई दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अभी 2 दिन पहले की एक घटना है। मुकेश सहनी ने, हालांकि देवा गुप्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं जो राजद के कैंडिडेट हैं, मुकेश सहनी ने जाकर के भीड़ के बीच कह दिया, कोई बोलता ही रे, मतलब कोई बोलेगा जी। अब देवा गुप्ता की छवि पूर्व में बताया जाता है कि बाहुबली की रही, हालांकि उन्होंने काफी मेकओवर किया है। जी। अब जाकर के महागठबंधन के नेता कहेंगे कि कोई बोलेगा जी, उसका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी पर यह चुनाव जाकर के डिपेंड हो गया। फिलहाल वहां भारतीय जनता पार्टी 5 बार से जीत रही है, लेकिन इस बार उसकी संभावना 1/3 रह गई है। मोतिहारी और टाउन में भी दूसरी सीट हालत आपने खराब कौन है। बोली? पिपरा बोली, पिपरा एक लाइन में पिपरा पिपरा बता की दीजिए। सीट तो मेरे घर के बगल की सीट है, मैं आपको बता दूं, वहां सीपीएम से लड़ाई है और सीपीएम 6 या 7 हजार से पिछली बार चुनाव हारी थी। ओके, इस ओके। बार उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो यादव समाज से आते हैं, यादव समाज से आने के बावजूद, एमवाई में सेंध लगाने के ठीक। बावजूद वो सीट फंसती दिखाई दे रही है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की मैं 2 सीटों में इंटरेस्टेड हूँ, बेनीपट्टी और बिस्फी। ये दोनों जी। सीटों में क्या है? बीजेपी आगे है, आगे बेनीपट्टी चल रही है। झा बनाम झा, मैथिल ओके, ब्राह्मण झा बनाम वर्सेस झा। मैथिल ब्राह्मण की लड़ाई ठीक। है, झा वर्सेस झा। बीजेपी के और इस चांसेस? लड़ाई में बीजेपी के सिटिंग एमएलए के अगेंस्ट ज्यादातर झा समाज के लोगों का, मैथिल समाज के लोगों की गोलबंदी हो रही है। प्लस कांग्रेस के कैंडिडेट जो है उनके साथ, झा जी तो है ही वो, उनके साथ साथ एमवाई फैक्टर और मुकेश सहनी फैक्टर भी जुड़ रहा है। दूसरी सीट जो बिस्फी की आपने बताई, उसमें बिस्फी बहुचर्चित विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, उनकी जी। का जातीय आधार यानी भूमिहार समाज का वोट वहां 6-7 हजार से ज्यादा नहीं है, लेकिन वो ध्रुवीकरण करा देते हैं क्योंकि वहां तकरीबन 1 नहीं, लाख बीजेपी माइनॉरिटी सीट जीत वोटर है। रही है। ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, थोड़े कहे को ओके। ज्यादा समझिए, ध्रुवीकरण नहीं हो चलिए, रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल में है। मुश्किल में कटिहार जिले की क्या स्थिति है? क्या कटिहार जीत रही है देखिए, सीट? कटिहार शहर की सीट से तो डिप्टी सीएम ही थे तारकिशोर प्रसाद, इसी जी। विधानसभा में नीतीश कुमार जब पहली बार सरकार बनाए थे भाजपा के साथ, लेकिन वो सीट फंस रही है। सीट इसलिए फंस रही है क्योंकि मल्लाह समाज वहां निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में आ गया है जी। और मल्लाह जी। समाज अभी सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के पीछे गोलबंद होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे बीजेपी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। मल्लाह बता रहे हैं अभिषेक कि मल्लाह वोटर जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन से आइडेंटिफाई हो रहा है। बहुत कम चांसेस हैं बीजेपी को मल्लाह वोट मिलने के इस बार। अ, ठीक है, मैं तो पूछता चला जाऊंगा और आप बताते चले जाएंगे और सिलसिला खत्म नहीं होगा, समय बहुत कम है। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो सीमांचल का एरिया है, जहां पर 24 सीटें हैं, क्या आपको लग रहा है कि मुसलमान इस बार स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम निर्णायक है? क्या ओवैसी मुस्लिम वोट स्प्लिट करा रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट स्प्लिट करा रहे हैं? क्या मुसलमान बट रहा है या एक मुश्त तेजस्वी के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, इस बार यादव, मुसलमान और सीमांचल के इलाके के कई सारे ऐसे फ्लोटिंग वोटर्स और जेनजी जिसे आप कहते हैं, या वो युवा जातीय वोटर? और सामुदायिक चेतना से ऊपर उठकर बदलाव की तरफ देखता हुआ दिखाई दे रहा है। और सीमांचल में जहां पिछली बार ठीक ठाक सीटें मिल गई थी ओवैसी फैक्टर के कारण एनडीए को, ओवैसी ने भी 5 सीटें निकाली थी लेकिन कई सीटें हरा दी थी। इस बार कहीं इधर उधर माइनॉरिटी देख नहीं रहा है। नहीं देख रहा। जी, पप्पू क्या मैं यादव उसी इलाके में प्रभावी दिखाई दे रहे हैं। पप्पू यादव को तो भाई तेजस्वी ने सेट कर ही लिया। पप्पू यादव और तेजस्वी में तो अब दोस्ती चल रही है, जी कंधे से कंधा मिला के चल रहे। एक फाइनल क्वेश्चन, अगर सीमांचल में पिछली बार तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, क्या कहते हैं, तेजस्वी का, ओवैसी ने बहुत नुकसान उनका किया। इस बार अगर सीमांचल की 24 सीटों में 10 से 15 सीट महागठबंधन यानी कांग्रेस और तेजस्वी जीत लेते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि तेजस्वी परचम फहरा सकते हैं सेकंड फेज में? देखिए, सीमांचल में अगर 10 से 15 सीट तेजस्वी जीत लेते हैं या महागठबंधन जीत लेता है, इसका मतलब कि महागठबंधन चुनाव हार गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सीमांचल में 20 से नीचे आंकड़ा यदि आता है तो महागठबंधन की तैयारियों में कोई कमी रह गई, यही माना जाएगा, क्योंकि जी। सीमांचल में सब कुछ है। महागठबंधन के सामने थाली में परोसी हुई सीटें हैं। अगर वो
20 से नीचे अपने आप को रखता है तो तय मानिए कि बिहार में सरकार बनाने में दिक्कतें आएगी महागठबंधन को। आप 20 टच सीमांचल करना नहीं चाहिए। जीत पा रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर जी। चंपारण में गड़बड़ कर रही है, एनडीए चंपारण में जहां 17 सीटें उसकी थी 21 में, अगर वहां वो 17 से नीचे जाता है, इसका मतलब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन रही है। मतलब ठीक आप इसी कह रहे तरह हैं से कि सीमांचल में महागठबंधन अगर 10-15 पर सिमट गया तो तय मानिए कि ठीक। महागठबंधन बिहार में सत्ता से दूर जाएगा। बड़ी बात अभिषेक ने कही, उन्होंने कहा कि सीमांचल है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 28% से ज्यादा है, 28% बिहार के मुस्लिम इस एरिया में रहते हैं, और कई सीटें ऐसी जहां 40%, 50% तक भी मुस्लिम वोट हैं। 70% तक है जी जी जी। कंस्टिट्यूएंसी में। यहां पर अभिषेक का कहना है कि अगर सीमांचल, ये जो मुस्लिम बेल्ट है, अगर इसमें स्वीप नहीं करते, झाड़ू नहीं लगाते अगर तेजस्वी, तो फिर यह रथ रुक सकता है। रथ अगर रफ्तार पकड़ लेता है सीमांचल में, 15 सीट से ऊपर जाते हैं, तो फिर ये कह रहे हैं तय मानिए कि सरकार जो है फिर इस बार महागठबंधन की तेजस्वी की बन रही। अभिषेक बाबू, आपने जिस तरह का इतना तेज गति से जो आपने एक एक लाइन में सारी चीजें बता दी, आपने एकदम, मुझे तो लग रहा है कि सारा का सारा सब कुछ ओपन कर दिया है। और जो मुझे बात समझ में आ रही है कि बीजेपी अपने गढ़ चंपारण में फंसी हुई है, बीजेपी को टफ फाइट का सामना करना पड़ रहा है। और अभिषेक कह रहे हैं कि पिछली बार 40-42 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2020 में, इस बार 30-35 ही जीत जाए तो बहुत बड़ी बात बीजेपी के लिए होगी। यानी अब कोई चमत्कार, सिस्टम का खेल, मशीनों का खेल, ये अगर बीजेपी के साथ जाता है तो बीजेपी गजब करेगी, वरना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल राउंड ये फाइनल राउंड। और तेजस्वी, जैसे उन्होंने कहा कि उनकी अग्नि परीक्षा अपने इलाके सीमांचल में, अगर वो अग्नि परीक्षा में पास होते हैं तो फिर सरकार तेजस्वी की बन सकती। अभिषेक बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए, और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही अपडेट हमको 11 तारीख को भी करिए और 14 तारीख को करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।